हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आगे अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे थे। उसी में जो 1967 से 71 तक इंदिरा गांधी जी का प्रथम चरण जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सरकार थी उस समय ये अल्पमत की सरकार थी, अर्थात इसे बाह्य समर्थन पर आधारित थी, जैसे जनसंघ हो गया, साम्यवादी दल हो गया, इस तरीके से। फिर कहा जाता था कि संगठन के भीतर इंदिरा गांधी जी का विरोध होता था, क्योंकि सब कहते थे कि ये कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में इनकी छवि थी। कहते थे कि ये कमज़ोर हैं, ये कठपुतली गुड़िया टाइप का भी इनको नाम दिया जाता था उस वक्त। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस फर्स्ट एंड कांग्रेस आई का मतलब हो गया इंडिया, और कांग्रेस ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। जो आई था उसमें इंदिरा गांधी थी, और जो ओ था ऑर्गेनाइजेशन उसमें मोरारजी देसाई थे। ठीक है ना। एकदम था क्या कि उम्मीद ये की जा रही थी कि मोरारजी देसाई जीतेंगे, लेकिन जीत गए तो मोरारजी देसाई को भी इससे थोड़ी सी दिक्कत थी। ठीक है ना। हुआ क्या कि जब ऐसा हुआ तो फिर सब लोग कहने लगे, नारा देने लगे कि इंदिरा को हटाओ, देश बचाओ। वही ये सब कहने लगे। इंदिरा कहती थी कि गरीबी हटाओ। इस समय पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका द्वारा भी इंडिया को धमकियां दी जा रही थी, ये वही दौर था। इंदिरा गांधी का फिर आया दूसरा कार्यकाल। इसमें क्या था कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और दल पर जो है इंदिरा गांधी का पूर्ण नियंत्रण था। इसका मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण भी था। प्रधानमंत्री मूलक शासन प्रणाली थी, सभी शक्तियां प्रधानमंत्री में केंद्रित थी। व्यक्तिगत विवेक पर आधारित निर्णय लिए जाते थे। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना में इसमें गिरावट आई। मंत्रिपरिषद की भूमिका इसमें जो है कमजोर थी। प्रत्येक मंत्रालय में प्रधानमंत्री का यानी कि इंदिरा गांधी जी का हस्तक्षेप होने लगा। फिर ये हो गया, ठीक है ना। फिर आती है 1977 में जनता पार्टी की सरकार। इसमें क्या होता है कि पहली बार केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार आई। व्यक्तित्वों की इसमें टकराहट हुई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, और जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जो है थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये सब मतलब कई व्यक्तित्व की आपस में जो है टकराहट होने लगी। तो सरकार ये फिर ज़्यादा चल नहीं पाई और गिर गई, क्योंकि ये जो सभी व्यक्तित्व थे। फिर आया इंदिरा गांधी जी का मतलब तीसरा कार्यकाल, जो कि आया 1980 से 84। तो ये बहुमत की सरकार है। इसमें क्या था, पीएम मूलक शासन की विशेषता देखने को मिलती है। इसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की उसके बाद में फिर मतलब जब डेथ हुई थी दंगों में, तो लोगों में संवेदनाएं थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था। मजबूत छवि के रूप में उस वक्त इनको देखा जाने लगा, और मजबूत छवि के रूप में इसलिए देखा लगा क्योंकि 1971 के कारण जो है बांग्लादेश में युद्ध हुआ। तो फिर जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई तो फिर ये पॉइंट आया कि सरकार किसकी बनेगी। प्रणब मुखर्जी भी पीएम बनना चाहते थे, और उनके बेटे इंदिरा गांधी जी की मतलब जब उनकी भी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद में उनकी भी डेथ हो चुकी थी, तो फिर राजीव गांधी की बारी आई। इनको मिली 404 सीट, यानी कि सबसे पहली बार सबसे ज़्यादा सीट इन्होंने ही पाई। तो फिर क्या हुआ, राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार जीत रही थी। राजीव गांधी अनुभवी बिल्कुल भी नहीं थे, तो राजीव गांधी ने अपने मित्रों का सहारा लिया। ठीक है ना। एक इनके थे शंकर अय्यर करके नाम था, कुछ माणंकर शंकर अय्यर कुछ ऐसे नाम था। ठीक है ना। वो आईएफएस थे। राजेश पायलट थे, दिग्विजय सिंह थे। ये लोग बाहर से थे, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। लेकिन जो है नई धारणा आई कि भारत में कैबिनेट सरकार मतलब कैबिनेट सरकार नहीं चला रही बल्कि किचन कैबिनेट चला रही। तो उस वक्त ये किचन कैबिनेट की भी धारणा आई। राजीव गांधी सरकार का राज्यसभा में बहुमत बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने क्या बताया कि राजीव गांधी सरकार 85 से 89 के बीच आई, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और प्रणब मुखर्जी के साथ इनका विरोध भी हुआ। लोकसभा में पूर्ण बहुमत, लेकिन जो है राज्यसभा में नहीं। अनेक गतिरोध हुए। किचन कैबिनेट का प्रभाव देखा गया। अनौपचारिक कैबिनेट, जैसे पीएम अपने मित्रों, रिश्तेदारों या कुछ विशेष मंत्रियों की सलाह पर निर्णय ले रहे थे। ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी।
थोड़ा सा जो भी मैंने बताया है उसको रफली थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए, जो दूसरा चरण था गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में शक्ति का केंद्रीकरण हुआ, मंत्रिपरिषद की भूमिका में गिरावट आई, प्रधानमंत्री की भूमिका जो है बढ़ रही थी, हर मंत्रालय में बढ़ रही थी, कैबिनेट सचिवालय की तुलना में पीएम ज़्यादा शक्तिशाली देखने को मिल रहा था। तो ये इसीलिए इसे सबने उस वक्त व्यक्तिगत शासन भी कहा। राजीव गांधी क्या है कि ज़्यादा किचन मतलब कैबिनेट इसमें देखने को मिली, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी अभिनव नहीं था, अपने ईस्ट लिमिट से अनौपचारिक जो है तरीके से चला रहे। क्योंकि ये जो किचन कैबिनेट है ये सभी प्रधानमंत्री के टाइम में रहता है, लेकिन राजीव गांधी के समय में थोड़ा ज़्यादा था। शुरू में राजीव गांधी का पीएम के रूप में प्रभाव नहीं था, लेकिन बाद में प्रभाव बढ़ा। स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाया इन्होंने, इंदिरा के बेटे से हट कर थोड़ा सा किया काम। 1988 में चुनाव हुए फिर, लेकिन जो है राजीव गांधी की सरकार हार गई और गैर कांग्रेसी सरकार 1989 में बनी जो है। तो नया समीकरण देखने को मिला, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, ठीक है ना। तो फिर इस वक्त हुआ क्या कि चंद्रशेखर बलिया से और देवी लाल और वीपी सिंह, ठीक है ना, इनके बीच जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई कि पीएम कौन बनेगा, ठीक है ना। 1977 में जब बनी थी मतलब, तो गठन हुआ था ना जनता पार्टी के मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो देखिए, ये जो थे चंद्रशेखर बलिया और वीपी सिंह, इनके बीच पीएम बनने के लिए लड़ाई हुई। कम समय के लिए रहे ये लोग, और जो है मतलब पीएम बने, दोनों ही बने, और लेकिन कम समय के लिए। 1990 में फिर से चुनाव हुआ। 90 के बाद क्षेत्रीय दल बढ़ रहे थे, बसपा सपा, बिहार में आरजेडी, बंगाल में टीएमसी तृणमूल, इनका प्रभाव केंद्र में भी देखा जा रहा था। 1991 में लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो गठजोड़ मतलब फिर हुआ 1991 अल्पमत की सरकार। तो मतलब ये था कि अगर दल अपना समर्थन ले लें तो फिर सरकार गिर जाएगी। तो कांग्रेस और जो है नरसिम्हा के साथ आई सरकार उस वक्त जो है। तो फिर से अस्थिरता का दौर आ गया, क्योंकि केंद्र में बहुमत ही नहीं था, गठबंधन नहीं। तो गुजराल देवीगौड़ा 1996 से 1997 तक रहे, काफ़ी थोड़े समय के लिए। तो वाजपेयी जी रहे केवल 13 दिन के लिए पीएम बने थे उस वक्त। दूसरा कार्यकाल जब ये बने तो फिर 13 मंथ के लिए बने थे। 1999 में नवाचार देखा गया, बीजेपी ने चुनाव के पहले ही गठबंधन किया, ठीक है ना, वाजपेयी जी ने, और तो इनका प्रयोग सफल रहा। एनडीए 24 दल थे इसमें, और जो है राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया, जिसे राजग भी कहा गया। 1999 और 2004 तक लगातार बीजेपी सरकार रही। 2004 में कहा गया कि भारत चमक रहा है, वाजपेयी जी ने कहा, और विरोधियों ने क्या किया, इस पर आरोप लगाया। 2004 में फिर चुनाव हुआ। कांग्रेस के पंचवटी अधिवेशन में चुनाव के पहले गठबंधन स्वीकारा, और यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किया। 2004 में एनडीए वर्सेस यूपीए हुआ। हालांकि सोनिया गांधी जो है कि जो इसमें जो जीते ना, वो कांग्रेस वाली सरकार जीती और मनमोहन सिंह पीएम बने। सोनिया गांधी जी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभावशाली थी, और जो है सोनिया गांधी के सहयोगी थे पीएम पीएम उस वक्त कौन थे, वो मनमोहन सिंह जी, ठीक है ना। तो बहस फिर होने लगी कि विदेश मूल की हैं ये सोनिया गांधी जी ना, तो बहस होने लगी कि नहीं बन सकती हैं, लेकिन संविधान में कोई बाध्यता नहीं थी कानूनी रूप में, चूँकि मनमोहन सिंह पर हमेशा अन्य सत्ता का प्रभाव रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी के जो है खास मनमोहन सिंह जी थे, मैंने बताया अभी। 2009 में फिर से चुनाव हुआ। 2006 में मनरेगा बहुत अच्छा काम किया, किसान को ऋण माफ़ी घोषणा काफ़ी अच्छी हुई। आर्थिक मंदी के बावजूद जो है भारत में ज़्यादा नहीं, क्योंकि मनरेगा का प्रभाव था। 2009 में फिर से यूपीए जीत गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है गिरती गई सरकार। 2011 में निर्भया केस पूरे देश में असंतोषजनक रहा, आक्रोश रहा, कैग की सक्रियता देखी गई। कोयला स्कैम हुआ, कोल स्कैम सबने सुना होगा, जो घोटाला हुआ था कोयला वाला। भ्रष्टाचार आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन, लोगों ने सरकारी जॉब छोड़ करके जो है आंदोलन में हिस्सा लिया, मांग करने लगे कि जन लोकपाल की मांग तो इसको स्वीकार नहीं किया गया। यूपीए ने अपने तरीके से लोकपाल बिल लाया और प्रभावी नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ, आंदोलन कमजोर हुआ। केजरीवाल की पार्टी राजनीतिक दल आप पार्टी 2014 के पहले यूपीए का प्रभाव देखा गया। तो यूपीए के टाइम पर स्कैम era, कांग्रेस के सहयोगियों
डीएमके आदि पर सवाल उठे, गंभीर आरोप लगाए गए तो सही जवाब नहीं दिए गए। 2014 में फिर चुनाव हुआ तो क्या हुआ फिर, इसीलिए यूपी यही सब कारण रहे उसके हारने के। तो तीसरा चरण हमने क्या कहा, थोड़ा सा आप लिखना चाहें लिख लीजिए। तीसरा चरण 1990 से 2014 ईस्वी के बीच देखा गया। इसमें क्या था कि राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय दलों की भूमिका में कमी और क्षेत्रीय दलों की भूमिका में जो है वृद्धि देखी गई। गठबंधन सरकारों के दौर में जो है, ठीक है ना, गठबंधन सरकारों का दौर देखा गया। 1999 में चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ, एनडीए प्लस सप्तरंग, एक तरफ राजग एक तरफ सप्तरंग एनडीए यूपीए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ इसमें कि राष्ट्रीय दलों द्वारा सौदेबाजी की राजनीति शुरू हो गई, बढ़ती गई। प्रधानमंत्री की भूमिका में गिरावट आई। नीति निर्धारण में गठबंधन दलों की भूमिका अधिक देखी गई। मंत्रियों की नियुक्ति में भी सहयोगी दलों की भूमिका देखी गई। मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया, मंत्रालयों में फिर फेरबदल भी किया गया। मंत्रिमंडल की भूमिका में वृद्धि देखी गई। आम सहमति पर आधारित निर्णय कोशिश किए जाने लगे लेने के। सामूहिक उत्तरदायित्व की भी भावना में वृद्धि देखी गई। मंत्रिपरिषद का स्वरूप विविधतापूर्ण था। राष्ट्रीय सरकार के रूप में क्षेत्रीय दलों की अतिवादी मांगों में कमी आई। धर्म जाति आधारित राजनीति देखने को मिली। मंडल कमंडल की राजनीति का दौर। विशुद्ध सत्ता की राजनीति। अब आदर्शवाद प्रभावी नहीं रहा। वोट बैंक की राजनीति देखी गई। राज्यों में लोकप्रिय मांगों पर आधारित शासन, जैसे फ्री बीज, निःशुल्क बिजली, राशन, ये सब चीज़ें आर्थिक दृष्टिकोण प्रभावी नहीं रहा। विकास और सुशासन जैसे मुद्दे प्रभावी नहीं रहे। संसदीय व्यवस्था में गिरावट देखी आई। एक था देखिए 70 का दशक, एक था 90 का दशक। 70 के दशक में क्या था कि अपराध का राजनीतिकरण हुआ, राजनीति में अपराधियों से सहयोग लिया गया। 90 के दशक में क्या हुआ, राजनीति में मतलब क्या हुआ, अपराध का प्रवेश होने लगा, राजनीति का अपराधीकरण होने लगा, ठीक है ना। संसद या विधानसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। फिर क्या है कि संसदीय शिष्टाचार में कमी आई। संसद में शोरगुल रहा। रचनात्मक बहस में कमी देखी गई। संसद के कार्य दिवस में कमी देखी गई। संसद का बहिष्कार किया गया। संसद में सदस्यों की अनुपस्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसे सचिन जी हो गए, रेखा जी हो गई, गोविंदा जी, सब राज्यसभा में एबसेंट ही रहने लगे। फिर क्या फ़ायदा, काम कुछ है, कुछ को छोड़कर कुछ करेंगे तो यही होगा। अनेक संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका में सक्रियता देखी गई। न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, रियंसेशन 1993, हिंसा की समस्या ख़त्म हुई। बहुत मतलब अच्छा करता था ये सब आयोग, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। कैग में कई घोटाले सामने आए, कई मामले सामने आए। कैग ने मतलब कई मामले खोले करने का मतलब। दूसरी ओर नागरिक समाज की सक्रियता देखी गई। सूचना के अधिकार का आंदोलन, लोकपाल आंदोलन, ये सब चीज़ें हुई। फिर अब आता है फाइनली चौथा चरण 2014 के बाद का। तो 2004-09 में क्या हुआ, फिर यूपीए जीती, मैंने बताया। फिर कमियां देखी गई, घोटाले, लोकपाल, ये सब चीज़ें संवेदना लोगों की तुलना मतलब करने लगे। यूरोप की सड़क अच्छी, आँख सड़क नहीं अच्छी। एनडीए के गठबंधन में पीएम का चेहरा सामने आया। उनका नाम था मोदी जी, ठीक है ना। 2002 में गुजरात में सीएम रहते हुए विकास का मॉडल उन्होंने दिखाया। अवसंरचना, उद्योग, सड़क यूरोप का मॉडल जैसा दिखा रहा था। लोग उन्हें विकास पुरुष के रूप में देख रहे थे। 90 के बाद जन्मे लोग धार्मिक थे। मोदी कट्टर हिंदुत्ववादी ओबीसी थे। मोदी द्वारा बताया गया, इनमें से सभी को अपनी इच्छाएं मतलब पूरी होती दिखाई दी। 2014 में चुनाव प्रचार जिस तरीके से हुआ तो चेंज हुआ। सोशल मीडिया में कहा गया जो दिखता है वो बिकता है, इस तरीके का। 2014 का जो इलेक्शन था काफ़ी हाईटेक इलेक्शन था। एलईडी में मोदी जी के भाषण को सुना गया प्रभावी तरीके से। वैसे भी मोदी जी के भाषण देने का तरीका थोड़ा सा प्रभावी ही रहता है। तकनीकी प्रबंधकों की भूमिका बढ़ी जो है। प्रशांत किशोर की भूमिका मतलब कि कैसे चुनावों को जीता जा सकता है। ऐसे में चुनावी प्रबंधन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोवैज्ञानिक बढ़त का लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। फेक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, तो हिपोक्रेसी शुरू हो जाता है। इसमें क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कैसे दिखते हैं ये इम्पोर्टेंट है। बीजेपी द्वारा ये चीज़ें की गई और सभी दलों द्वारा ये सब स्वीकार किया गया। तो 2017 में सपा आपने देखा होगा हरियाणा में, और 2014 से 19 जो है मैंने क्या बताया, मोदी सरकार। और केंद्र में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार 25 सालों में देखी गई पहली बार।
282 सीटें अकेले बीजेपी ने हासिल करी और 326 सीटें टोटल एनडीए ने, और यूपीओ की बहुत कम सीट मिली 44। कई राज्यों में बीजेपी सरकार जो है देखी गई। मोदी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, मेक इन इंडिया लाए, डिजिटल इंडिया लाए, स्मार्ट सिटी लाए, जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए, स्मार्ट और मुद्रा लाए। तो लेकिन सरकार बड़ी कमजोरी सा, नीतियों में निरंतरता नहीं देखी गई। जैसे कि स्वच्छ भारत लगातार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। मेक इन इंडिया प्रभावी नहीं, थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा इशू था, ठीक है ना। विकास सफल नहीं हो पाया, लोगों में असंतोष देखा गया। 2019 में मोदी जी ने कहा था 5 सालों में पृष्ठभूमि बनाई, अगर अब चुनाव जीते तो विकास दिखेगा। लगातार 2016 से पाक आतंकी हमला होता है, पुलवामा अटैक, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो असाधारण ये कदम था, ये बहुत सराहनीय कदम देखने को मिला। और जम्मू कश्मीर को अपने मिला, ये भी बहुत अच्छा कदम था। इससे जो है मतलब छवि में परिवर्तन आया, मोदी जी की छवि के लोगों की नज़रों में। तो हालांकि यूपीए ने कहा उस वक्त कि हमने भी किया है काम, हम गोपनीय रखते थे, मोदी जी घोषणा करते मतलब ऐसी बातें बोली गई उस वक्त। खैर, तो उसमें जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाक में क्या हुआ, आतंकी जो कैंप थे उनको ध्वस्त किया गया जवाब में। और कहा कि लेकिन क्या है, विरोधी ने कहा कि साजिश कहा, इसको कहा ये सब साजिश है, ऐसा नहीं है। और अटैक खुद ही तो नहीं करवा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें उस वक्त जब आपने सुना होगा खुद ही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, जो काम अच्छे हैं तो वो काम अच्छे ही कहे जाएंगे, कोई भी करे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद अचानक इतना बड़ा कि मुद्दा बन गया कि अन्य मुद्दे जो थे, जो भी मैंने बाकी सारे बताए, अच्छे दिन आएंगे, ये होगा, नोटबंदी, स्मार्ट, ये सब क्या हो गया, गौड़ हो गया, दूसरे हो गए। 2019 में जहाँ समीक्षक कह रहे थे वहीं टफ कंपटीशन। 2014 से भी ज़्यादा उनको फिर वोट मिली 2019 में। 2019 में उनको मिली 302 सीटें, 350 और फिर प्लस जो बाकी मतलब थी वो एनडीए की थी, 350 प्लस सीटें उन्हें एनडीए को मिली। अकेले उनको जो है 302 सीटें मिली, ठीक है ना, बीजेपी को। यही कारण है कि मूल एजेंडे पर बड़े काम किए गए, इनका दूरगामी प्रभाव देखने को मिला। जैसे आर्टिकल 370 जो है सीए 2016 से बात चल रही है, आरोप लगाया मॉब लिंचिंग, गौरक्षण के मामले पर अल्पसंख्यकों को नुकसान हो रहा है। कोरोना दौर में तीखी नोकझोंक होती रही, आने वाले पीढ़ी को सही नैतिक निर्देश दिए जाए तो भविष्य में देश का अवश्य मतलब बेहतर होगा। तो मैंने क्या बताया कि चौथा चरण 2014 के बाद का पूर्ण बहुमत की सरकार आई। राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका देखी गई, चुनावी मुद्दे आए, परंपरागत मुद्दे देखे गए जैसे जाति, धर्म, और दूसरी तरफ विकास, सुशासन, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्रीय में रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, दल में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका देखी गई। पीएम और पीएमओ में शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। वर्तमान में पीएमओ द्वारा जो है विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निर्देश जो है दिए गए। पीएमओ विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय की भूमिका रहती है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का केंद्रीकरण देखने को मिलता है, ठीक है ना। और फिर अब क्या है, 2019 में जो है 2014 की बात बता रहे हैं, अब तो जो है देखो 2024 के चुनाव में क्या रहता है। एक क्वेश्चन है कि क्या प्रधानमंत्री संवैधानिक तानाशाह के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ही क्यों बना, इसको देखते हैं। क्योंकि वर्तमान जो पीएम की दल और जो सरकार, दोनों में केंद्रीय स्थिति देखने को मिलती है और अति प्रतिबंधित प्रभाव यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्री रहता है। विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित निर्णय भी पीएमओ द्वारा लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की उपस्थिति घरेलू मामलों से लेकर विदेशी मामलों तक प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रही है। पीएम द्वारा ही विभिन्न मंत्रालयों का गठन, उनमें मंत्रियों की नियुक्ति, उनमें मंत्रालयों का बंटवारा आदि किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री पर संविधान के तहत अनेक मर्यादाएं आरोपित, उनके कार्यों की संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका द्वारा की जाती है। और जो है संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विभिन्न संसदीय साधनों द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है। प्रश्नकाल, संसदीय प्रस्ताव, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सदन में स्पष्टीकरण की मांग की जाती है। वर्तमान समय में मीडिया और सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। पीएम के कार्यों और भूमिका के संबंध में
जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में नागरिक समाज सक्रिय आंदोलन, विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। पीएम की स्थिति, दल में उनकी उपस्थिति, सरकार के बहुमत। ठीक है ना। अब एक बात करते हैं महान्यायवादी, आर्टिकल 76। देखिए, आर्टिकल 76 के तहत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जिसको महान्यायवादी कहते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता होती है। पदावधि क्या होती है? राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करते हैं। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। साथ ही इनकी पद मुक्ति का कोई आधार या प्रक्रिया निर्धारित नहीं होती है। वेतन क्या है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन। हालांकि इन्हें निजी वकालत करने की अनुमति, लेकिन भारत या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं ले सकते हैं। भूमिका क्या है इनकी? सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं। सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं। साथ ही अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं। आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी संसद के किसी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संसद के किसी समिति में अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन वे संसद के किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सॉलिसिटर जनरल क्या है? संवैधानिक ये पद नहीं है। विधि मंत्रालय द्वारा नियुक्ति इसकी होती है। कार्य महान्यायवादी को सलाह देना इसका होता है। ये होता है सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में संघ की विधायिका क्या है। जैसे संसद नहीं होता है उसके बारे में बात करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीज़ें। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में चर्चा करी, और जो है हमने महान्यायवादी पद को देखा। तो आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू।